हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी एग्जामिशन यानी सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। किसके? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर, आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं? नो, हम आज बात करेंगे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर रखा है जीएसटी की लायबिलिटी से, हम उनकी बात करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि किनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि हम इसमें जो हम लोग एंट्री नंबर पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन 66, 67, 70 एंड 71, ये चार एंट्रीज की आज हम लोग स्टडी करेंगे। एंट्री नंबर का मतलब जो एग्जेम्पशंस एंट्रीज दी गई हैं, एक पूरी लिस्ट बनाई गई है एग्जेम्पशंस की, उसमें ये एंट्री नंबर आपको मिल जाएगी। जैसे सेक्शन नंबर होते हैं उसी तरह ये एग्जेम्पशंस की लिस्ट में एंट्री नंबर मिलेगी। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है। तो मतलब बताया गया है, बड़े मतलबी हैं सर। मतलब बताएंगे आप? बिल्कुल, आप लोगों को भी मतलबी बनाएंगे। जरा देखें, सुने ढंग से। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बोलूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो प्री स्कूल होते हैं ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो हमारे जूनियर हाई स्कूल 12th स्टैंडर्ड तक के स्कूल्स होते हैं ना, वो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिवर्सिटी के केस में। यूनिवर्सिटी हम लोग को एक क्वालिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। क्वालिफिकेशन के लिए वो हमें एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री देती है। तो ऐसे कॉलेजेस या ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट के लॉ द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, उनको भी हम इस कैटेगरीज में रखते हैं। हो गया सर? नहीं, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बेनिफिट देते हैं, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो एनसीवीटी हो चाहे वो एससीवीटी हो, वो क्या होते हैं? नेशनल सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग की डिग्री देनी है या कोर्स कंडक्ट करवाना है, हम उनकी भी बात करेंगे। एनसीवीटी और एससीवीटी की बात करेंगे, तो इनको हम कवर करेंगे। ये हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ अ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू कैन से। और जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये बेनिफिट नहीं मिलता। इज इट क्लियर? इस तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो आपको दिमाग में ये बात बैठानी है सबसे पहले कि जो हम कोचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्री स्कूल की बेनिफिट देता है, ठीक है, हायर सेकेंडरी तक का बेनिफिट देता है, ठीक है, यानी एजुकेशनल फैसिलिटीज देता है, या कोई भी एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये इन इंडिया होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, लास्ट है आपका वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, वोकेशनल मतलब जो आपको रिक्रिएट करता है, आपके क्वालिटीज़ को बाहर ले आता है। अगर मैं कहूँ एक कारपेंटर का मैं आपको कोर्स करवाना चाहता हूँ, सर CA CMA करवाइए, कारपेंटरी का क्यों करवा रहे हैं? तो मान लेते हैं कारपेंटर का मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, दिस इज़ अ वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। स्टार्टअप वगैरह करने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, कई सारे कोर्सेज गवर्नमेंट करवा रही है। ये अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज के हैं, सारे नहीं, अप्रूव्ड। कोई भी ऐसा कोर्स जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन करता है, जो एफिलिएटेड है एनसीवीटी से या एससीवीटी से, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो ऑफर करते हैं कोर्सेज जो नोटिफाइड है, ठीक है। दूसरा, अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी ओनली। तो एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स हो या फिर एनसीवीटी का ऑफर्ड कोर्स हो या एससीवीटी का ऑफर्ड कोर्स हो, इसको हम अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो कुल मिलाकर मैंने बताया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से कवर होंगे। प्री स्कूल कवर होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कवर होगा, आपका कॉलेज कवर होगा यानी यूनिवर्सिटी जो आपको जो रिकॉग्नाइज्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अभी उसकी भी बात करेंगे कौन है। और लास्ट है आपका वोकेशनल। ठीक, अब मैंने जब आपको ये बताया ना, ये वर्ड ढंग से सुनेंगे,
education as a part of the curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force. जरा इसकी बात करते हैं, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो या इंस्टीट्यूशन जो विच लीड ग्रांट ऑफ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वुड बी कवर्ड। और मैंने फिर क्लियरली किया कि ये इन इंडिया द्वारा होना चाहिए, फॉरेन लॉ द्वारा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इसीलिए मैंने ये फिर वर्ड क्लियर कर देता हूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल नहीं है। नहीं है तो नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये आपको कुछ चीजें थी जो शुरू करने के पहले बिल्कुल दिमाग में सेट रखनी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये रिकॉग्नाइज्ड लॉ, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज कौन होती हैं। ठीक है ना? तो अब आगे चल सकते हैं अपने काम पर। बिल्कुल सर। अब जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं ना, तो तुरंत सवाल आता है कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की दो चीजें होती हैं, या तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दीज टू आर डिफरेंट थिंग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट मिलेगा अंडर दिस एग्जेम्पशंस क्राइटेरिया। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या उसको भी इस बेनिफिट, यहां पर बेनिफिट मिलेगा? यस, इन दोनों को बेनिफिट मिलेगा। आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेजेस में जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं, कैटरिंग सर्विसेज होती हैं, हो सकता है कि ये चीज़ें हम बाहर से करवाएं। जरूर नहीं कॉलेज अपना काम करे। कैटरिंग की सर्विसेज का लेता है, मैं अपना मेस वगैरह क्यों यूज़ करूं, क्यों अपना हेडेक पालूं, एक कुक का, शेफ का और फलाना एंड दिमागा का, 4 तरह के लोग रखने पड़ेंगे और इट विल गिव एन एक्स्ट्रा हेडेक टू द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज। तो वो लोग क्या करते हैं, एक आउटसाइड पार्टी को हायर कर लेते हैं। अब चाहे वो सिक्योरिटी सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लीनिंग सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मेस से रिलेटेड हो, कैंटीन से रिलेटेड हो, तो उनकी टैक्सेबिलिटी के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो हम कुछ सर्विसेज सेल्फ दे रहे हैं कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और कुछ वो बाहर की पार्टी से ले रहे हैं। तो जो बाहर की पार्टी होती है, अच्छा कभी कभी देखते होंगे आप बस वगैरह भी बाहर की पार्टीज देती हैं कॉलेजेस को कि भैया हम आपको अपनी बस दे रहे हैं, हमको किराया देते रहना, बात खत्म। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोनों में फर्क है। लेकिन यहां पर क्या दोनों को कवर किया गया है? तो कहा गया सर्विसेज टू और बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू। तो ये तीन चीजें हैं। ये एक एक्स्ट्रा आ गया डबल ए बीच में, इंट्रूडर है, कोई खास फर्क नहीं डालेगा। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले ए की। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को और स्टाफ को, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने फैकल्टीज को, स्टाफ को और स्टूडेंट्स को, तो उसको यहां पर ये बेनिफिट मिलेगी। अब चाहे वो स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को वो कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, चाहे वो एजुकेशन की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, हॉस्टल की हो, फूड की हो, सिक्योरिटी की हो, क्लीनिंग की हो, ये सारी चीजें यहां पर कवर्ड है। क्लियर? दूसरा, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी तो कंडक्ट करते हैं अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं तो एंट्रेंस फीस लिया जाता है। तो एंट्रेंस फीस का क्या है, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है या एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? ये हो गया, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज आपको दे रहा है, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को। अब कोई भी सर्विसेज दे रहा हो,
चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे हॉस्टल से रिलेटेड हो, कैंटीन से रिलेटेड हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हो। दूसरा इसमें ऐड किया गया, एड ऑन किया गया कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स को और उसके अगेंस्ट वो फीस चार्ज कर रहा है, उसको भी यहां पर शामिल किया गया। तीसरा आते हैं, थर्ड वन, एंड दिस इज द लास्ट वन। कहा गया अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, अब कोई बाहरी आदमी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा चलो भाई, एक जोक याद आ गया, शेयर कर दूं। एक बंदा गया कॉलेज में अपने बच्चे के लिए, कहता है कि भाई एडमिशन ले लो इसका। कहा एडमिशन तो हो गया बच्चे का, बस आपको फीस देनी है। यहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगी, कॉपीज़ मिल जाएंगी, बेल्ट मिल जाएगी, यूनिफॉर्म मिल जाएगा, शूज़ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो जो गार्जियन थे या जो उस बच्चे के पेरेंट थे, उन्होंने कहा अच्छा एजुकेशन का क्या होगा, उसके लिए तो आपको बाहर कोई ट्यूशन लगाना पड़ेगा, उसके सिवा आपको सब यहाँ मिल जाएगा है। तो वही चीज़ है, देखो ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बाहर से कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उनको भी माफ़ी दी गई है। सोचो, उनको भी बेनिफिट दिया गया है एग्जामिशन का, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। अगर कोई बाहरी फैसिलिटीज देता है किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किस चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का सर प्री स्कूल तो समझ में आता है, छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने रहते हैं, प्यारे प्यारे, उनको वो बेनिफिट दिया जाता है, पक्की बात है। सर जूनियर हाई स्कूल के प्यारे नहीं होते, हाँ होते हैं, और सीनियर सेकेंडरी के अच्छे बच्चे नहीं होते, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनको भी दिक्कत होती है आने घर से आने जाने में। और आजकल स्कूल और कॉलेजेस आप लोग जानते हैं शहर से दूर होते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स का गैप होता है मेन सिटी से, तो वहाँ आने और जाने में ऐसा तो नहीं बच्चे को कहें ले जा बेटा साइकिल चला, तो वो साइकिल 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कैसे चलाएगा। तो उस केस में हम लोग उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ दिलवाते हैं, कॉलेज की बस वगैरह होती हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल टू प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बाय एन यूनिवर्सिटी टू इट्स स्टूडेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस में जो स्टूडेंट होते हैं वो बाहर बाहर से आते हैं, ठीक है ना, कोई किसी विलेज से आ रहा है, कोई किसी टाउन से आ रहा है, तो अलग अलग जगह से आते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को हटाया गया है। तो लेकिन यहाँ पर अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद सर्विसेज दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, देन दैट इज ओके। लेकिन अगर बाहरी कोई आउटसाइड पार्टी, थर्ड पार्टी आकर कॉलेज को ये फैसिलिटी देती है, तो वो 12th तक ओके है, लेकिन 12th के बाद ओके नहीं है। तो प्री स्कूल और अप टू सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तक, वहां तक तो ठीक है, लिखा होगा प्री स्कूल एंड अप टू 12th, दैट इज ओके, वहां तक आपको ये फैसिलिटीज अलाउ है। कॉमन सेंस वाली भी बात है, अगर बाहरी फैसिलिटी दे रहा है देन अप टू 12th स्टैंडर्ड दैट इज ओके। इसका मतलब ये फैसिलिटी माफ है। कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील, अगर कोई कैटरिंग की फैसिलिटी देता है कॉलेज को, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कैटरिंग की फैसिलिटी देता है इंक्लूडिंग मिड डे स्कीम, मील स्कीम, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिट प्री स्कूल टू अप टू 12th। अब ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी आपको दिख गया, हमको जरा बता दीजिए, जहां मिड डे फैसिलिटी चलती है। भैया कैटरिंग, कैंटीन होता है, कॉलेजेस वगैरह में कैंटीन होता है, वहां पर मिड डे मील नहीं होता, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए यहां पर भी प्री स्कूल से अप टू 12th तक माफ किया गया है। गॉट इट, समझ में आया। तीसरा, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल एंड अप टू 12th। सर वो बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम लोग सफाई नहीं करते क्या? मैंने कहा उनकी अपनी सर्विसेज कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, दैट इज अलाउड, लेकिन अगर बाहरी से वो लोग कर रहे हैं दैट इज नॉट अलाउड, लेकिन ये अप टू 12th दैट इज अलाउड। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैंने जो बोला, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, कैटरिंग की फैसिलिटीज हो, या क्लीनिंग और सिक्योरिटी की फैसिलिटी हो, तो अप टू 12th तक ये माफ है। लास्ट, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, अगर बाहरी कोई इंस्टीट्यूशन आता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे एडमिशन से रिलेटेड, चाहे एंट्रेंस, किसी भी तरह का एंट्रेंस हो, चाहे उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना हो इस इंस्टीट्यूशन का, तो उसको माफ किया गया टू ऑल, टू ऑल। लास्ट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स। अब एक बात बताओ, और अब चूंकि ये चीज
अब फेमस हो रही है, हो सकता है इसको ले आया जाए, इसको भी ले आया जाए ऑनलाइन करिकुलम में, इसको भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक तो ये नहीं है, उम्मीद है जल्दी ही आ जाएगा। तो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, तो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स, तो ऑनलाइन जर्नल्स, भाई छोटे मोटे बच्चे कहाँ से ऑनलाइन जर्नल पढ़ेंगे, लेकिन अब मजबूरी बन रही है तो बट ऑब्वियस है इसको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स अगर आप देते हैं तो वो 12th स्टैंडर्ड के बाद ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है, कुछ चीज़ें हम लोग को कॉमन सेंस पर ही छोड़नी पड़ेंगी। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को सर्विसेज देता है किसी भी तरह की, वो सारी चीज़ें आएंगी। इंट्रेंस एग्जाम करवाता है तो वो सारी फैसिलिटीज़ आएंगी, माफ होंगी सबके लिए। लेकिन अगर आउटर पार्टी या थर्ड पार्टी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई फैसिलिटी देता है, अप टू 12th ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, अप टू 12th कैटरिंग की फैसिलिटी, अप टू मिड डे मील भी आ जाएगा, अप टू 12th आपका सिक्योरिटी और क्लीनिंग से रिलेटेड सर्विसेज, टू ऑल अगर सारे बच्चों को दिया जाता है, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से रिलेटेड आउटर पार्टी या थर्ड पार्टी आकर के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, या फिर 12th के बाद अगर एजुकेशनल जर्नल या ऑनलाइन जर्नल दिए जाते हैं तो, या पीरियोडिकल्स ऑनलाइन पीरियोडिकल्स दिए जाते हैं तो उनको माफ़ किया गया है। लेकिन ये 12th के बाद होना चाहिए अगर बाहरी पार्टी देती है कॉलेज को तो हमें नहीं लगता इस कहीं पर भी टॉपिक में कोई दिक्कत आई होगी। और मोटा मोटी हम लोगों ने चीज़ों को कर लिया, बेसिक पॉइंट सारे कर लिए। अब आता है एक पॉइंट आपके सामने, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, it is always taxable without any question. Furthermore, you are needed to learn that thing कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है, चाहे किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यही होते हैं, यहाँ प्राइवेट की तो बात ही मत करना, मैंने शुरू में आते ही ये चीज़ बताई। तो अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं, 100% इज टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल। लेकिन अब हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हुआ क्या कि रेजिडेंशियल स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स और बोर्डिंग कॉलेजेस होते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, कॉलेज क्या स्कूल्स होते हैं। अगर बोर्डिंग स्कूल्स, असल मेरी आदत है कॉलेज कहने की, तो कई लोग कहते हैं सर आप कॉलेज क्यों बोल रहे हैं, दैट इज अप टू 12, तो आप उसको स्कूल कहिए, ठीक है। तो कॉलेज कहने की आदत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम जिस कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना, तो उसमें 12th तक उसका नाम कॉलेज था, स्कूल नहीं कहते थे हम लोग, कॉलेज कहते थे। तो इंटर कॉलेज था हम लोग का, तो इसलिए आदत पड़ गई। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं सर दिस इज़ नॉट कॉलेज, दिस इज स्कूल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोर्डिंग स्कूल है तो बोर्डिंग स्कूल में रहने की भी सुविधा होती है, आपने देखी होगी। बोर्डिंग स्कूल का मतलब ही होता है एक बच्चा जाता है उस स्कूल में रहता है, अब उसको स्कूल में रहना है तो वो गया किस लिए सर, पढ़ने? नहीं, वो रहने गया है। मैंने क्या बोला, वो रहने गया नहीं सर, पढ़ने गया। इसका मतलब उसको जो फैसिलिटी दी जा रही है वहां पर खाने पीने की फैसिलिटी दी जा रही है, रहने की फैसिलिटी दी जा रही है, उसके इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी दी जा रही है, उसके एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है। बाकी तो सब सिक्योरिटी, क्लीनिंग, ये सब चीजें हैं, लेकिन जो मेन है वो ये है। अब तक हम लोग देखते थे बच्चा जाता था घर से, घर पे आता था, घर पे खेलता था, हाँ भाई, तो घर पे खेलता था, घर पे खाता पीता था, वो सारी चीजें थी। लेकिन अब यहाँ पर सारी फैसिलिटीज उसको वहीं पर मिलेंगी, अपने स्कूल में मिलेंगी। तो ये मिक्स्ड सप्लाई हो गई। दिस इज द केस ऑफ योर मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स, कई चीजों को मिक्स करके वो सप्लाई दी जा रही है। और जब सप्लाई मिक्स करके दी जाती है या बंडल में दी जाती है, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है वो प्रिवेल करती है। प्रिंसिपल सप्लाई इज द मेन सप्लाई, और अगर प्रिंसिपल सप्लाई माफ है तो बाकी सारी सप्लाईज भी माफ हो जाएंगी। यही तो हम लोग जानते हैं, सेक्शन 8 में हम लोगों ने देखा ना, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। सेक्शन 8 याद करें, नहीं याद आ रहा है तो वापस चले जाएं और सेक्शन 8 पढ़ करके आए। वहां पर मिक्स सप्लाई के बारे में बताया गया था, कंपोजिट सप्लाई के बारे में बताया गया था। मिक्स सप्लाई वो होती है जहां पर कई सप्लाईज मिला करके एक सप्लाई बना करके दी जाती है, और सब एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां पर भी वही है। तो यहां पर देखो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। प्रिंसिपल सप्लाई, जैसे हम लैपटॉप लेने गए तो लैपटॉप लिया, लैपटॉप का बैग मिला, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, बैग या लैपटॉप? सर लैपटॉप। तो लैपटॉप वाला जो टैक्स लगेगा वो बैग पर भी लग जाएगा।
उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, या मेरा बच्चा जा रहा है या आप जा रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, सॉरी, आप लोग को स्कूल की आदत है, तो अगर आप स्कूल में जा रहे हैं बोर्डिंग स्कूल में, तो व्हाट इज द मेन पर्पस? टू गेट द एजुकेशन और टू गेट द एंटरटेनमेंट or to get your foods security? Not at all sir, the main supply is the education, और जो एजुकेशन की सप्लाई होगी उस पर जो जीएसटी का रेट होगा बाकी पर भी वही लगेगा। तो मेन फैसिलिटी, मेन सर्विस माफ है तो पूरे बंडल की सर्विसेज माफ हो जाएंगी, वो पूरी मिक्स सप्लाई माफ हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो मैंने बताया कि रेंटिंग करना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मेरा कॉलेज है, स्कूल है, किसी लेट आउट किया हुआ है किसी ने, मैं किराए के मकान पे अपना स्कूल चलाता हूँ, किराए की बिल्डिंग में अगर स्कूल चलाता हूँ, तो जो किराया मैं दूंगा, जिसको दूंगा उसको 100% टैक्स लगेगा, उस पर 100% टैक्स लगेगा, ये याद रखेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल स्कूल, तो ठीक है, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल स्कूल वैसे इंटरनेशनल स्कूल जो आईबी कॉलेजेस होते हैं। देखो आईबी कॉलेजेस या आईबी स्कूल्स, educational institutions providing non-recognized qualification with recognized qualification course, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग नॉन रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन विद रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन। कई लोग क्या करते हैं, जब आप एक कोर्स लेने जाते हैं किसी स्कूल में, तो वो एक और कोर्स आपको फ्री में दे देते हैं। तो कहा गया भैया दोनों कोर्स को अलग अलग रखो, आप जबरदस्ती दूसरे कोर्स को इसमें मत मिलाओ। मैंने फिर वही कहा, अगर वो उसका काउंटर पार्ट है, डिपेंडेंट कोर्स है, इसके अलावा नहीं दिया जा सकता। अगर मैं आपको वेबसाइट की ट्रेनिंग दे रहा हूं तो बट ऑब्वियस है मुझे कुछ ना कुछ आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स की फैसिलिटी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो इसका मतलब दैट इज ओके, दैट इज ओके, दैट इज ओके, वो उसके साथ ही दी जा रही है। लेकिन मैं जबरदस्ती दूसरे कोर्स को, मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट को कोर्स करवा रहा हूं, साथ साथ मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी फैसिलिटी दे दी, लो भैया इसी कोर्स में शामिल कर लो, फ्री है ना भैया। ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं, दोनों को मिक्स करने की कोशिश मत करो। नेचुरली बंडल्ड अलग होता है, आर्टिफिशियली बंडल्ड अलग होता है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा आर्टिफिशियली बंडल क्या होता है और नेचुरल बंडल क्या होता है। नेचुरल जो जो मैं फैसिलिटी मेन दे रहा हूं उसके साथ दूसरी फैसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी, दूसरी एजुकेशन सिस्टम भी आपको देना पड़ेगा, दैट इज नेचुरली बंडल। आर्टिफिशियल बंडल का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करवाना है, साथ साथ मैंने आपको क्या दे दिया, डिजिटल मार्केटिंग की फैसिलिटी दे दी, या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा था, मैंने आपको वेबसाइट डेवलपिंग या वेबसाइट होस्टिंग की भी फैसिलिटी दे दी। भैया नहीं चलने वाला इस तरह से, आप जबरदस्ती आर्टिफिशियली बंडलिंग कर रहे हो, तो वो नहीं चलने वाला, वहां पर अलग अलग किया जाएगा। और जब अलग अलग किया जाएगा तो मैंने आपको कंपोजिट सप्लाई बताया था, और कंपोजिट सप्लाई में बताया था जिसका हायर रेट होता है वो टैक्स लग जाता है। तो यहां पर भैया आप मात खा जाओगे अगर आप आर्टिफिशियली बंडल करोगे तो। प्राइवेट ट्यूशंस मैंने आपको पहले ही कहा वो नहीं माफ होता। प्लेसमेंट सर्विसेज 100% टैक्सेबल होते हैं, 100% टैक्सेबल होती है। प्लेसमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो 100% टैक्सेबल होती हैं, प्लेसमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो 100% टैक्सेबल होती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट फीस 100% टैक्सेबल होती हैं, क्या बात है। कैंपस रिक्रूटमेंट फीस 100% टैक्सेबल होती है भाई, प्लेसमेंट सर्विसेज और कैंपस रिक्रूटमेंट फीस 100% टैक्सेबल होंगी। दिस इज नॉट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज, एजुकेशन से रिलेटेड आपको सर्विस नहीं दी जा रही है, 100% टैक्सेबल होगा। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। एक बच्चे से पूछा कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी, तो उसने कहा सर चलते चलते बहुत दूर चली गई है, अब कोई रिश्ता नाता नहीं रहा मेरा पढ़ाई से। तो यहाँ पर जो मैंने कहा आपको कि जो प्लेसमेंट सर्विसेज हैं, रिक्रूटमेंट सर्विसेज हैं, ये आपकी एजुकेशनल सर्विसेज से बाहर की सर्विसेज है, ये 100% टैक्सेबल होगा। इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भाई भैया 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 क्या बोल रहे हो। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कई इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा हम आपको आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं, सीए एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं, तो भैया आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो तो वो 100% टैक्सेबल होगा। बैंकिंग एसएसबी इसकी तैयारी करवा रहे हैं तो 100% टैक्सेबल होगा। देखिए ना, प्री मेडिकल टेस्ट, सिविल सर्विस एग्जाम एक्सेट्रा। पोस्टल कोचिंग सर्विसेज 100 को पोस्टल कोचिंग कवर्ड है, 100% टैक्सेबल होगा। पोस्टल कोचिंग, पोस्टल पोस्टल यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू जो कोचिंग दी जाती है। फॉरेन कोर्सेज कंडक्ट बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टैक्सेबल होंगे बिल्कुल 100%। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल कोर्स, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू मेक पर्सनालिटी बेटर,
तो इस तरह से आप अगर कोई कोर्स करते हैं, जनरल ग्रूमिंग एंड फिनिशिंग कोर्सेज वगैरह, तो वो सारे टैक्सेबल होंगे, ये याद रखेंगे। कॉलेज हॉस्टल, जी अब आते हैं यहाँ पर। कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैंने शुरू में बता दिया, मैं माफ है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी देता है तो वो टैक्सेबल होगा, और वो भी कॉलेज की बात हो रही है, ठीक है ना। मिड डे मील वगैरह सब माफ होता है, लेकिन कॉलेज में मैंने आपको बताया वहाँ कैंटीन होता है नॉर्मली, वो टैक्सेबल होगा। अगर कॉलेज देता है तो माफ होगा, बाहरी देगा तो टैक्सेबल होगा। आईएम का माफ होता है, जब ये 2 इयर्स का डिग्री करवाते हैं नॉर्मली, आईएम्स जो होते हैं जो अपना डिग्री का कोर्स करवाते हैं वो माफ होता है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स इन मैनेजमेंट वो माफ होता है। साथ ही साथ अगर ये फेलो प्रोग्राम करवा रहे हैं मैनेजमेंट में वो भी माफ होता है। 5 साल का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स करवा रहे हैं वो भी माफ होता है। लेकिन जो माफ नहीं होता वो ये है, ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये माफ नहीं होता, ये चीज याद रखेंगे आप। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज माफ होते हैं, ये आपका एंट्री नंबर 70 है। एंट्री नंबर 71 क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्सेज आपके माफ होते हैं, जिसमें आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शामिल है, ठीक है। ये नोटिफाइड सर्विस है, नोटिफाई किया गया है इसको। दिस वॉज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर मैं कहूं अब हम लोग न्यूमेरिकल करना चाहें तो अब किया जाए, बिल्कुल करिए सर। चलो भाई, अब आप लोग हमें जवाब देते जाएंगे मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। Educators Limited providing educational services furnishing you the following information for the various services provided by it. कौन है? Educators Limited. It has collected an aggregate sum of 250 lakhs during the quarter. Okay. उसको उसने पैसा कलेक्ट किया है 250 लैक्स, उसको अब इसमें मिला है रिसीट ऑफ ज्ञान सागर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आईटीआई एफिलिएटेड टू द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी। भैया माफ है, तो ये जो 12 लाख है ना ये माफ है, ये हटाना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि 250 लैक्स में ये शामिल है, 250 लैक्स में ये शामिल है, तो भैया इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि एनसीवीटी का, मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग को बोला था, एनसीवीटी और एससीवीटी, स्टेट काउंसिल का और नेशनल काउंसिल का जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उसको हटाना पड़ता है, वो माफ होता है। तो भैया 250 लैक्स में अगर वो 12 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिसीट ऑफ एजुकेयर, नाम ने दे दिया आपने, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर फैसिलिटीज टू सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर्म्ड अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 18 लाख। भैया नाम कुछ भी दे दो, है तो स्किल से रिलेटेड ना, और वो भी नोटिफाइड कोर्स है, तो भैया माफ कर दो, 18 लाख रुपीज। क्लियर? रिसीट ऑफ अभिज्ञान स्किल सेंटर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एफिलिएटेड टू द स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या बात है भैया, नाम कुछ भी दे दो, मैंने कहा ना, बस वोकेशनल होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, बस ये याद रखना है। रिसीट ऑफ मिशन एंड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डीजीईटी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स है, मैंने पहले ही बताया ये भी माफ होता है। तो सर आपने तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो कुछ बचा क्या फिर? रिसीट ऑफ साइनार्ट अ कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, हमें साइन आर्ट से मिला है पैसा, प्रोवाइडिंग कॉमर्शियल कोचिंग इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड साइंस, 8 लाख, नो सर्टिफिकेट वॉज इश्यूड, तो ये टैक्सेबल होगा। क्या होगा ये? तो जो माफ है मैंने माइनस कर दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। रिसीट ऑफ कॉमर्स कंसेप्ट कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स कोचिंग इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, 12 लाख। भले आप सर्टिफिकेट दो या सर्टिफिकेट ना दो, कॉमर्शियल का काम आप कुछ भी करेंगे वो टैक्सेबल होगा, सोचना मना है। बोल लो यस सर। रिसीट ऑफ गुरुकुल स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, ठीक है, माफ है। गुरुकुल के नाम से हमने स्कूल फीस ली है, ठीक है, हायर सेकेंडरी तक का। रिसीट ऑफ प्ले किट स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल, 110 लैक्स, सच रिसीट इंक्लूड्स, ये भी माफ है,
सच रिसिट इंक्लूड्स रिसिट फ्रॉम रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस टू कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर। भैया अगर आपको प्ले किट से टोटल 110 लाख मिल रहा है, इसमें से 30 लाख आपने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, तो भैया मैंने आपको शुरू में ही बता दिया भैया, मतलब सारे लोग, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर कवर्ड इन दैट, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये हमेशा टैक्सेबल होता है। तो 110 में केवल 80 लाख माफ होगा और 30 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, दैट्स इट। 80 लाख माफ होगा, बाकी 30 लाख टैक्सेबल होगा। अब अगर मैं कहूँ माफ कितना हो गया, 30 लैक्स, 30, 50, 60, 66 लाख आया माफी। तो 250 में से 66 हटा दो तो 184 लैक्स आपका टैक्सेबल होगा, 184 लैक्स टैक्सेबल होगा। जीएसटी रेट 18% दिया भी है, मान भी लेते हैं दिया ही है, तो 33,12,000 रुपए टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर। कुछ छोड़ दिया है मैंने, ओके सॉरी, दिस इज नॉट 6 लाख, दिस इज 66 लाख। 120 प्लस 80, 200 लैक्स माफ हो जाएगा, एग्जैक्टली तो टोटल मिला 250 लैक्स, टोटल हाथ में कितना आया 250 लैक्स, और टोटल माफ कितना हुआ है 200 लैक्स। ये सब अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 200, तो 250 में से 200 चला गया 50, और 18% के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 9 लाख। दिस इज योर आंसर। क्या टफ था इसमें, और जितनी मैंने चीजें ऊपर लिखी बिल्कुल ठीक है। जो माफ है उसको हटा दे भाई, टोटल कलेक्शन कितना हुआ 250 लैक्स, जिसमें से 200 लैक्स आपका माफ है, माफ है, तो बाकी 50 लैक्स टैक्सेबल है, तो 18% के हिसाब से टैक्स लगा लो। दिस इज योर आंसर। क्या दिक्कत है, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आरएसयू ट्रेनर्स लिमिटेड, अ कॉमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग। कहां कहां से उसको मिल रहा है, कॉमर्शियल ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ हॉकी। हॉकी की अगर मैं बात करूं, अगर स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स आपका ये सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड है, यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो माफ होता है, अदरवाइज ये माफ नहीं होता। कल्चर एंड स्पोर्ट्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में है, सेक्शन 12AA के हिसाब से है, तो माफ होगा। 12AA का मतलब इनकम टैक्स का सेक्शन 12AA, और इनकम टैक्स का सेक्शन 12AA आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में माफी करने को बोलता है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर के बारे में बोलता है। तो अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पर करते हैं, अब तो 12A में चेंजेस आ गए हैं, अमेंडमेंट भी आया है, फिलहाल हम इनकम टैक्स तो नहीं बता रहे, तो 12AA ही मैं बोलूंगा, 12AB भी नया सेक्शन आया है, फिलहाल मैं वहां नहीं जा रहा। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, तो ये माफ होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, कॉमर्शियल है, इट मींस इट्स 100% टैक्सेबल। तो पॉइंट नंबर 1 है आपका ये टैक्सेबल। फर्स्ट वन, कोचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईटीटी एग्जाम। भैया आईटीटी एग्जाम है, टैक्सेबल है, कोचिंग आप दे रहे हो। कंडक्ट एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू आईसीजी कॉलेज प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज फॉरेन लॉ। अरे भैया एडमिशन टेस्ट हम मान लेते आप एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवा रहे हो, कंडक्ट करवा रहे हो, सॉरी तैयारी नहीं करवा रहे हो, कंडक्ट करवा रहे हो। तो अगर आप एडमिशन टेस्ट का कंडक्ट करवा रहे हो, वो भी इंडिया में करवा रहे हो, लेकिन ये फॉरेन लॉ द्वारा अप्रूव्ड कोर्स है, इंडियन लॉ द्वारा अप्रूव्ड कोर्स नहीं। अगर ये इंडियन लॉ होता तो माफ होता, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट शुरू के टैक्सेबल हैं भाई साहब। ट्रेनिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कल्चर एंड स्पोर्ट्स, नॉर्मली कल्चर का माफ होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ये एग्जेम्प्ट होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट होती हैं कल्चर से रिलेटेड हो, कल्चर एंड आर्ट से रिलेटेड हो, कल्चर एंड आर्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग की फैसिलिटीज होती हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कल्चर एंड आर्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो होती है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होती हैं, वो माफ होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं माफ होती हैं। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉस्पेक्टस ये टैक्सेबल है भाई साहब। अच्छा, अ बिल्डिंग विच वॉज लेट आउट टू स्कूल,
टैक्सेबल है, अभी बताया ना, रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप स्कूल को दे रहे हैं तो। पोस्टल कोचिंग टैक्सेबल है। प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एमएनसी टैक्सेबल है, चाहे रिक्रूटमेंट सर्विसेज हो चाहे प्लेसमेंट सर्विसेज हो। रिसीट फ्रॉम रनिंग ट्रेनिंग सेंटर इन रिलेशन टू आर्ट क्लासेस, तो आर्ट एंड कल्चर माफ होता है। तो हमने क्या क्या बोला आपको, 7 लाख टैक्सेबल है, 7 लाख टैक्सेबल है, 25 लाख टैक्सेबल है, 25 लैक्स टैक्सेबल है, ठीक है। एडमिशन टेस्ट है 5 लाख, फॉरेन लॉ द्वारा है, नॉट रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ, तो टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मैंने कहा ना कल्चर एंड आर्ट का माफ होता है, कल्चर से रिलेटेड है, माफ है, सीधी सी बात है। फिर क्या बोलता है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉस्पेक्टस 10 लैक्स टैक्सेबल है, जो मैंने लिखा वही है। अब बिल्डिंग विच वॉज लेट आउट टू स्कूल, भैया 2 लाख पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। पोस्टल कोचिंग 7 लैक्स, ये टैक्सेबल मैंने लिखा है। प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एमएनसी, प्लेसमेंट सर्विसेज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है 10 लाख। लास्ट, रिसीट फ्रॉम रनिंग ट्रेनिंग सेंटर इन रिलेशन टू आर्ट क्लासेस, माफ होता है। कल्चर एंड आर्ट, कल्चर एंड आर्ट, आर्ट क्लासेस नहीं क्लासेस है, ठीक है ना, माफ होता है। टोटल मिलाकर हो गया 66 लाख जो टैक्सेबल है, 18% के हिसाब से ये है। सर ये क्या है, ये पिछले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं, क्या दिक्कत थी, जितना भी आया 66 लैक्स उसका 18% ले लीजिए, 11,88,000, दिस इज योर आंसर। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आई होगी, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, वंस यू गेट द कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। Educational Services Fortune Limited provides the following information relating to their services. Okay. Running a boarding school, including receipt from providing dwelling services, ठीक है, पूरी तरह एग्जाम्प्ट है ये, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भाई मेन सर्विस क्या है, एजुकेशन, और बोर्डिंग स्कूल है तो एजुकेशन का मेन फैसिलिटी माना जाएगा, बंडल्ड सर्विसेज मानी जाएंगी, और प्रिंसिपल सप्लाई जो होगी उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। प्रिंसिपल सप्लाई 0 तो ये भी 0। कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस, ये टैक्सेबल हो जाएगा भाई साहब, प्राइवेट ट्यूशन। एजुकेशनल सर्विसेज फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेन कंट्री, टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ सोचना मना है। कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, तो 2 चीजें एग्जेम्प्ट हुई अभी तक, 2 चीजें टैक्सेबल हो गई। फी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू टैक्सेबल है, और रेंटिंग ऑफ फर्निश फ्लैट फॉर टेम्पोरेरी स्टे टू डिफरेंट पर्सन। अब रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग हाउस होता तो इसमें आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि अगर हम किराए पर मकान दे रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए तो माफ किया गया है, लेकिन ये शॉर्ट स्टे की बात कर रहा है, शॉर्ट स्टे की बात कर रहा है, टेम्पोरेरी स्टे की बात कर रहा है, और टेम्पोरेरी स्टे को हम लोग कभी भी रेजिडेंशियल पर्पज नहीं मान सकते। आप कुछ भी प्ली देते रहो, वो हम कॉमर्शियल ही आपका पर्पज मानेंगे, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो आप ऐड कर लो इसको, इसको, इसको और इसको, और 18% का मल्टीप्लाई कर दो, 36,80,000 आ तो गया आंसर। नहीं क्या दिक्कत आई, दैट वाज योर आंसर नंबर 3। कुछ है नहीं भाई, इसी में बात बता रहा हूँ, एक बार कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया, सारे क्वेश्चन ऐसे ही दंदनाते हुए सॉल्व होंगे। और मैं एक चीज बता दूं कि जीएसटी या इनकम टैक्स कुछ भी हो, एक बार कहानी अगर समझ में आ जाती है और 4-5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हैं हर एक टॉपिक पर, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और वो दिख भी रहा है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई मणिकपुरी ऑफर्स अ शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स इन द इंफॉर्मेशन, तो ये माफ होना चाहिए। द सेट कोर्स इज अप्रूव्ड, माफ होना चाहिए। मणिकपुरी इज रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टर जनरल, ठीक है, माफ होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, माफ होना चाहिए। रेवेन्यू रजिस्टर्ड डिमांड फॉर जीएसटी, कहता है नहीं भैया ऐसा ना बोलो, जीएसटी नहीं लगेगा, ये एम्प्लॉयबल स्किल है और अप्रूव्ड है, काहे का टैक्स।
Therefore the demand raised by revenue is not correct in law. सोचना बिल्कुल मना है. Last question. This is the last question of our today's session, and this topic will be done. चलिए. Services provided to an educational institution XYZ Limited is engaged in providing various services to education institution. फलाना एंड डिमाका की स्टोरी दे रखा है, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें जो नई बात है provided to, it means I am not talking about an educational institution. There is an outsider party which provide their services to educational institution. Now what the problem is, GST payable thereon if all changes are exclusively exclusive of GST, the rate of GST is 18%. इसमें GST शामिल नहीं है, एक्सक्लूसिव है सारे के सारे, इसमें GST शामिल नहीं है. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भैया टैक्स लगा दो, टैक्सेबल हो जाएगा. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर, भैया कहीं भी आपने दिया हो टैक्स लग जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ये माफ है. अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल तक को ये फैसिलिटी दे रहे हैं. आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशन रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, आउटडोर कैटरिंग है. ओके, आउटडोर कैटरिंग तो ये माफ नहीं होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा. सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्री नर्सरी स्कूल, सब अब याद हो गया होगा आप लोगों को. हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग ग्रेजुएशन डिग्री, हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग ग्रेजुएशन डिग्री नहीं सर, अप टू 12th होता है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा. कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा. प्लेसमेंट सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी. डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कंटेंट ऑफ ICMAI टैक्सेबल हो जाएगा ना. प्लेसमेंट सर्विसेज टैक्सेबल है, ये भी सर्विसेज है, एग्जाम होता तो माफ होता. Receipt by way of subscription of online educational journal or periodicals, इतना is from education who provides degree recognized. Okay. 2.5 लाख छोटे बच्चों से जर्नल्स का लिया गया, 5 लाख बड़े बच्चों से जर्नल का लिया गया. तो मैंने आपको बताया ना, जर्नल छोटे बच्चों से कहां पर इसमें चेंज होना चाहिए, तो 2.5 लाख का आप टैक्सेबल कर लो. दैट्स इट. अब आंसर देखते हैं. 5 लाख, 10,12,500, 22,12,500 and 2 lakh. एक छूट गया क्या बीच में? ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जेम्प्ट है. अच्छा, बाहरी लोग दे रहे हैं ना, ये मेरे हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा. बाहरी आदमी दे रहा है ट्रेनिंग स्टाफ को, अगर कॉलेज देता है स्टाफ को, फैकल्टीज को, स्टूडेंट को माफ होता है, बाहरी देगा तो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. और क्या बचा? 1,50,000 प्लस 2,50,000, टोटल आ जाएगा 28,12,500. कुछ छूट रहा है क्या? रेंटिंग है 12 lakhs, 2 lakh, तो ये दो चीज़ें यहाँ ले लो, 12 lakh एंड 2 lakhs. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज माफ होता है. आउटडोर कैटरिंग 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. हाउस कीपिंग 5,12,000 टैक्सेबल है, बिल्कुल ठीक है. और क्या उसके बाद टैक्सेबल है? 12 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख. ठीक तो है. कहाँ रहे क्या? हमारा कैलकुलेशन गलत होगा, और 2.5 लाख लास्ट. ठीक है. दिस इज योर आंसर. मेरा कैलकुलेशन गलत था. 18% का मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर. दिस इज योर आंसर. और हमें नहीं लगता अब कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही होगी. टॉपिक अच्छा था, एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आवर टॉपिक. डन कर लिया, कोई क्वेश्चन नहीं बचा. देयर वर 5 क्वेश्चंस एंड वी डिड ऑल दोस क्वेश्चंस. अब ये पास्ट की बात हो गई कि कुछ करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपके साथ मिलेंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.